हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू धमाका सीरीज के 5वें वीडियो में। ये हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोस यानी कि ईंट मनके और रस्सियाँ उसको कवर कर रहे थे। इसके तहत हमने 4 सेशन ऑलरेडी लिया है जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने वन लाइनर एमसीक्यूज को सॉल्व किया, हमने सेशन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व किया, हमने इमेज बेस्ड एमसीक्यू को सॉल्व किया कि भाई एक फोटो आपके सामने दिखाया जाता है एंड उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने मैप पे भी सेशन दिया। हर एक सेशन में हमने 1 या 2 क्वेश्चन मैप पे करा ही करा है। जिनको भी मैप में प्रॉब्लम है मैप पे एक सेपरेट वीडियो तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा आप हर एक सेशन के लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो मैप का ही होता है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम गोज विथ असर्शन रीजन। हर एक सेशन में 2 या 3 कम से कम असर्शन रीजन के क्वेश्चन डालते हैं या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। इमेज बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है, फिर वन लाइनर एमसीक्यूज हमारे 10 रहते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे ही कैटेगरी क्वेश्चंस को वी आर ट्राइंग कि हम एक वीडियो में कंपाइल कर सकें। 80 क्वेश्चंस अभी तक हमने कर लिए हैं एंड ये आखिरी सेशन होने वाला जिसमें हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे टोटल कुल मिला के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेवल 1 एंड अगेन रिपीटिंग कि अगर आपने पीछे की 4 सेशंस को नहीं अटेंड किया है तो डू चेक आउट दोज वीडियोज, डू अटेंड दो सेशन। क्योंकि हमने क्या है ना कि सारे सेशन में क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़े हम लोग। पहले सेशन में वी वर ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या एग्रीकल्चर में स्ट्रैटेजी थी उनकी। देन सेकेंड सेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा के शहर को देखते हैं, ड्रेनेज को देखते हैं, पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सामाजिक भेदभाव था, सोशल डिफरेंस था उसको देखते हैं। एंड अगेन ये जो सेशन है वो हमारी बाइलिंगुअल है, तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर तीसरे सेशन में हमने देखा था कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि शिल्प उत्पादन कैसे होता था, किन किन मेटल्स का, किन किन धातुओं का, किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, कौन कौन से शिल्प उत्पादन केंद्र थे, कौन कौन से क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करते थे, फॉरेन ट्रेड कैसा था, विदेशी व्यापार कैसे होता था, किन से होता था, क्या क्या बेचते थे, कैसे पता चला है। फोर्थ सेशन में हमने एंड ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ा, सील्स के मुहरों के महत्व को समझा, लिपि कैसे अभी तक डिसाइफर नहीं की जा रही है उसको देखा था। फिर जो वजन के सिस्टम को देखा था, द वेट सिस्टम, द अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी थी, कौन हड़प्पा सिविलाइजेशन पे रूल करता था, इन सारी चीज़ों को हमने लास्ट सेशन में देखा। तो डू चेक आउट दोस वीडियो इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, जैसे जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तभी आप 5वें पे आए। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद लेवल 1। इस 5वें सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लेवल 1 है, इसमें हम लोग 10 वन लाइनर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द लेवल 2। अगेन रिपीटिंग कि आप चैट बॉक्स में भी रिप्लाई दें, जो लोग प्रीमियर होते वक्त वीडियो को देख रहे हैं वो, एंड कमेंट बॉक्स में भी देते ताकि वी कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, कि हम लोग आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आप सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई वीडियो नहीं जा रही कि ऐसे ही हम लोग वीडियो डाल रहे हैं आपके वॉच टाइम आपसे बढ़वाने के लिए। वी केयर फॉर यू। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिनको ब्लेड रनर की टीम में अब तक जाना है या आगे भी जो देखेंगे, तो वी वांट टू नो अबाउट यू कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है एंड हाउ वी कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव दैट। इसीलिए हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर चाहिए, आप सभी के अटेम्प्ट होने चाहिए, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ स्टार्टिंग द लेवल 1। 81वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। द 81st क्वेश्चन की हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई डैश वाज, डैश मतलब किसी पर्सनालिटी का नाम होगा कि कौन एएसआई के पहले महानिदेशक थे। जस्ट फॉर एन हिंट, एएसआई स्टैंड्स फॉर, एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या जॉन मार्शल थे? सर जॉन मार्शल। देखिए जो 2 जॉन मार्शल है, एक जॉन मार्शल है हमारे अमेरिकन आर्मी में बहुत बड़े जनरल हुआ करते थे, ठीक है। एक हमारा सर जॉन मार्शल। तो जो सर जॉन मार्शल है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं प्रॉपर एंड इनको नाइटहुड मिला हुआ है, इसीलिए इनके आगे सर लगा है। एंड एक और जॉन मार्शल है, जब आप विकिपीडिया के सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं अच्छा ये अमेरिका से आए होंगे, बट ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन से थे वो। लेकिन ये जो हमारे जॉन मार्शल अमेरिका वाले वो वहाँ के आर्मी में थे, उनको नाइटहुड नहीं मिली थी। तो इनको और उनको बाइफरगेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस नाइटहुड के टर्म का इस्तेमाल करते हैं, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल मतलब द जॉन मार्शल हु वाज आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन चारों में से कौन हमारे पहले डीजी हैं? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, दयाराम सैनी, जॉन मार्शल, राखालास बैनर्जी, कनिंघम। आपको बताना पहले डीजी। वी हैव 2 कीवर्ड्स है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई एक कीवर्ड हो गया एंड द फर्स्ट, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डीजी मतलब महानिदेशक, कोई छोटा मोटा सुपरिटेंडेंट नहीं, एंड फर्स्ट मतलब पहले महानिदेशक। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब इसका तो जवाब देंगे ही देंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। होप कि आप सबने कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स में दोनों में ही इस सवाल को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ कमिंग टू द आंसर। देखिए फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई, पहले डीजी कौन हो सकते हैं? एएसआई की स्थापना कब हुई है? इफ वन कैन रिमेंबर तो 1861 में हुई है।
एंड जितने भी दयाराम सहनी हैं, राखालदास बैनर्जी हैं एंड जॉन मार्शल, ये सब 1920s के हैं। जो जॉन मार्शल थे वो भी एएसआई के डीजी थे एक ज़माने में, महानिदेशक थे, लेकिन वो 1920 सेंचुरी में आए हैं। राखालदास बैनर्जी भी अगेन बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, लेकिन वो 1920s में हाईलाइट हुए थे। दयाराम सहनी भी आगे चल के एएसआई के डीजी बनेंगे, लेकिन वो बाद में बनते, 1920s के बाद बनते हैं। तो इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता, बिकॉज कोई इस टाइम फ्रेम में बिलोंग नहीं करता, शायद उन्होंने जन्म भी ना लिया हो तब तक। तो हमारे पास बस्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, हमारे ब्रिगेडियर, सॉरी ये आर्मी में इंजीनियर थे, ब्रिटिश आर्मी में, एंड इनकी जो इतिहास में रुचि थी बहुत ज़्यादा थी, भारतीय इतिहास में। तो एंड आर्कियोलॉजी उस ज़माने में कोई एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं होता था उस ज़माने में। जैसे अभी लोग आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, पुरातत्व की पढ़ाई करते हैं, तभी वो आर्कियोलॉजी के सर्वे में काम करते हैं या इंडिपेंडेंट एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं। उस ज़माने में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। तो आर्कियोलॉजी जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो उनकी ऑफिशियल जो पढ़ाई है वो आर्कियोलॉजी की नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटरेस्ट से इतनी ज़्यादा नॉलेज गैदर कर ली कि ये मजबूर कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपको ना एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाना ही पड़े, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, एंड हमें इसके बारे में पता लगाना है। क्योंकि 1861 में जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी बनते हैं, तब किसको पता था कि एक सालों के अंदर ये सत्ता रहेगी भी नहीं। उन्हें लगा था कि बहुत दिनों तक ये सत्ता रहेगी। तो दे थाउट की एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ था, ये चीज़ें मैंने वन शॉट लेक्चर्स में भी आपको बताया कि व्हाट ब्रिटिशर्स डिड। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ करी जिसकी वजह से हम सभी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हम सभी को उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे पास इतिहास था ना, वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं कंपाइल था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद, कॉलोनियल एरा शुरू होने के बाद, जितनी भी चीज़ें आप देखते, चाहे मिडाल एरा में आप दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करते हैं, या बहुत लोग हर्षवर्धन के बाद जो ट्री पार्टाइट स्ट्रगल शुरू होता है, पाला अम्पायर, राजपूता अम्पायर, गुजर वहाँ से शुरू करते हैं, फिर इस्लामिक इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, मुगल अम्पायर के बाद हमारे फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, टेक ओवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना कॉलोनियल एरा के दौरान ही हिस्ट्री को कंपाइल करके क्रोनोलॉजिकली कंपाइल करा गया है, ताकि उसको सिलेबस में डाला जा सके। ठीक है, पहले भी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी क्रोनोलॉजिकली, बाकी तो जो भी चीज़ें वो तो है ही। तो ब्रिटिशर्स को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, एंड इवन हमारे पास जो चाहे हड़प्पा के बारे में पता चले, चाहे आपके लिए वैदिक सभ्यता के बारे में पता चले, या मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चले, महाजनपद के बारे में पता चले, ये सब कहाँ से पता चली है हमें? ये सारी चीज़ें कॉलोनियल एरा के आने के बाद से ही पता चली है, बिकॉज दे वर सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि वो लोग इतिहास को जानने में, खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भी बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि देखो सर, अभी तो मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा खदमत करी है आर्मी में, तो आप क्या करें, आर्मी में जो खदमत करी है, मेरे पास कुछ लोग हैं ऐसे जो हिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दें, ताकि हम लोग ना अपने काम को कैरी आउट कर सके एंड इस भूमि के इतिहास को डिसाइफर कर सके, पता लगा सके। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में फाउंड करते हैं, मतलब ही वॉज एस्टैब्लिशर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एएसआई, एंड पहले डीजी तो थे ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एएसआई। उस जमाने में एएसआई नहीं हुआ करता था, उस जमाने में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता था, IAS, बाद में ये एएसआई हो गया। फिर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद एक पाकिस्तान का अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, एक इंडिया का अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, एंड बहुत चीज़ें बांटी भी जाती। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द डीजी ऑफ एएसआई, द फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई। जॉन मार्शल भी डीजी बनते हैं, बहुत बाद में दयाराम सैनी भी बनते, बहुत बाद राखालदास बनर्जी नहीं बनते। उसके बाद 82वां क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कियोलॉजी ऑफ। कनिंघम की मुख्य रुचि किसके पुरातत्व में थी, किसी एक टॉपिक, किसी एक फेज, किसके पुरातत्व में थी, किसके पुरातत्व सर्वेक्षण में थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या उनकी जो रुचि थी वो वैदिक सभ्यता के बारे पुरातत्व में थी, मतलब वो वैदिक सभ्यता के बारे में जानना चाहते थे, या हड़प्पा की सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, या मध्यकालीन भारत के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी कि 600 BC से 600 CE तक का जो समय है, ये जो 1000 साल है, इसके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते थे। तो कनिंघम की रुचि किस फेज के, किस टॉपिक के पुरातत्व में थी, किस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने में, एक्सकेवेट करने में ज़्यादा थी। तो अगेन आपको इसका जो जवाब है वो चैट बॉक्स में भी देना है एंड कमेंट बॉक्स में भी देना है। कमेंट बॉक्स में आप आराम से दें, चैट बॉक्स में तो आप कंपटीशन रहता है तो आपको जल्दी देना पड़ता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में भी देना जरूरी है, बिकॉज वी वांट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ योर्स कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दोज हु फाइंड की वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप प्रीमियर होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर चीज़ें पता है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि सबको पता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत बेसिक से बताना पड़ता है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को साथ लेके चलें। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे पिछले वीडियो में हमने अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बात करी, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ ऑलरेडी पता हो, तो उनको उतने बड़े एक्सप्लेनेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्किप कर दे सीधे। एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप लोग
1.5x या 1.25x पे देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों आर वॉचिंग द वीडियो आफ्टर इट गॉट प्रीमियर्ड, बाकी जो प्रीमियर पे देख रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ कनिंघम। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो लास्ट में कनिंघम के ऊपर बहुत एक तफसील से डिस्कशन करी गई है। कनिंघम के पास क्या होता है ना, 1875 के आसपास वो खुद हड़प्पा जाते हैं एंड वहाँ पे भी जो एक्सकेवेशन के सामान उनको मिलते हैं तो उनसे उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि उनको क्या लगता था एंड उनके अलावा जितने भी लोग थे सबको लगता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 600 BCE से शुरू हुई है, मतलब अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से शुरू हुई। इससे पहले ना तो वैदिक सभ्यता थी, इसका भी किसी को नॉलेज नहीं था, न ही हड़प्पा की सभ्यता थी। मध्यकालीन भारत तो बहुतों को पता था। तो ये जो कनिंघम थे इनका भी इंटरेस्ट इसी प्रारंभिक काल के इतिहास को ही जानने में था कि कैसे 600 BC के बाद महाजनपद इमर्ज होते हैं, अशोका का पीरियड आएगा, स्तूपों को बनवाया जाने लगेगा, मॉडर्न्स आएंगे, महाजनपदों का निर्माण होगा, फिर गुप्ताज आते हैं। क्योंकि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि 600 BC से भी 2000-3000 साल पहले इंडिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी जो कि बाकी सारी सिविलाइजेशन से एडवांस्ड थी। तो हड़प्पा के बारे में, चाहे वैदिक सभ्यता के बारे में किसी ने तभी तक एंटिसिपेट भी नहीं करा था। तो कनिंघम भी इसी चीज़ का शिकार होते हैं। उनके पास भी जब हड़प्पा से चीज़ें आई तो ही वॉज बेसिकली कन्फ्यूज्ड। उनको लगा कि ये चीज़ें तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की हो नहीं सकती, क्योंकि इनके बारे में तो बुद्धिज्म में भी नहीं बताया गया। इनके बारे में यहाँ तो कोई महाजनपद भी नहीं था, हड़प्पा में तो कोई महाजनपद भी नहीं था। तो जितने भी एविडेंसेस तब तक मिले थे उस हिसाब से, इसलिए हम कहते हैं कि कनिंघम का इंटरेस्ट ना तो वैदिक सभ्यता में था, क्योंकि इनके बारे में भी ज़्यादा इनकी रिसर्च नहीं है। हड़प्पा के सभ्यता में तो सीधे नकार थे, क्योंकि इनके पास इनके एविडेंसेस आते ज़रूर है, बट ही फेल्ड टू इंटरप्रेट देम, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की है एंड उन्होंने उस चश्मे से इसको देखने की कोशिश की। मध्यकालीन भारत के बारे में इंटरेस्ट रख के करेंगे क्या, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार पहले ही चीज़ें को बता चुके हैं, चाहे वो मार्को पोलो हो, फ्रांसिस बर्नियर हो, अब्दुल रज़ाक हो, तो इसको भी हटा दें। देन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनको लगता था। सो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड वॉज मोस्ट फैसिनेटिंग फॉर कनिंघम। तो ये उसी की चीज़ों को ज़्यादा रिसर्च करता है। अगर आप बुद्धिज्म के टेक्स्ट की बात करें, सांची स्तूप की बात करें, मौर्यन एम्पायर के कंट्रीब्यूशन को पता करने की बात करें, तो कनिंघम का बहुत बड़ा रोल है। चाहे मौर्यन एम्पायर के बारे में पता करना हो या बुद्धिज्म के बारे में पता करना हो, खासतौर पर बुद्धिज्म के बारे में जो कनिंघम की रिसर्च है वो तो काबिल तारीफ है। सो ही वॉज प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 83rd नंबर क्वेश्चन कि डैश अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इन डैश, यानी कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसमें की। किस मतलब यहाँ पे कोई ईस्वी का जिक्र होगा, किसने मतलब किसी पर्सनैलिटी का जिक्र होगा। एंड यहाँ पे खोज नहीं है, खोज की घोषणा है, किसी ने खोजा होगा, देन किसी ने घोषणा करी होगी, अच्छा हमने इसको खोज लिया। नाउ ईच वन ऑफ दिस वर्ल्ड शुड नो दिस कि यहाँ पे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोज लिया। तो किसने अनाउंस करा एंड कब करा, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आप पर्सनालिटी सही बता दें और तारीख गलत बता दें, या तारीख सही बता दें पर्सनालिटी गलत बता दें। पहला है आर.एम. व्हीलर ने 1945 में घोषणा की, जॉन मार्शल ने 1920 में, फिर सर जॉन मार्शल ने 1924 में, नाम एक ही है, ईस्वी बदली हुई है। दयाराम सैनी ने 1920 में। आपको इन चारों में से सही जवाब ढूंढ के हमें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक एक करके चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर यानी कि आर.एम. व्हीलर 1945 में। आर.एम. व्हीलर के बारे में अगर हम श्योर ना भी हो, लेकिन 1945 में तो हम इसको एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 1920 के अराउंड दयाराम सैनी हड़प्पा को खोजेंगे एंड 1922 के अराउंड ये जो राखालदास बनर्जी वो मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करते हैं। तो जब ये चीज़ें मेजर जो दो साइड से हड़प्पा मोहनजोदारो जब 1920 के ही दशकों में खोजी जा चुकी हैं, तो 1945 में कोई भला कैसे अनाउंसमेंट करेगा, 20 साल 25 साल बाद कैसे अनाउंसमेंट हो सकती है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया कि जो चीज़ अभी खोजी गई है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अभी अनाउंस किया जाएगा कि 20 साल बाद किया जाएगा। तो मॉर्टिमर व्हीलर ने अगर करा भी होगा तो 1945 में तो नहीं करा होगा, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। देन सर जॉन मार्शल इन 1920, तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि जॉन मार्शल अगर मान लें कि इन्होंने करा है अनाउंसमेंट, तो 1920 में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1922 में मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया गया, 1920 में एक्सकेवेशन शुरू ही हुआ था हड़प्पा में दयाराम सैनी के अंतर्गत उनके सुपरविजन में। तो हाउ कम सर जॉन मार्शल कैन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1920, 1920 में कैसे वो डिस्कवरी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉन करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है। देन दयाराम सैनी 1920, दयाराम सैनी की अथॉरिटी ही नहीं थी, 1920 में उन्होंने शुरू ही करा है इस चीज़ को खोज करना, तो कैसे वो फिर बता सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि सर जॉन मार्शल ही वो थे जो अनाउंसमेंट करते हैं। ये भी सही है, लेकिन ईस्वी आप देखिए यहाँ पे 1920 है, यहाँ पे 1924 है, ईस्वी का फर्क है। 1920 में अभी एक्सकवेशन शुरू भी नहीं हुई है,
जो हड़प्पा को खोदा ना दयाराम सैनी ने, उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन 1921 में खोजा गया। तो हड़प्पा पहले खोजा जाएगा, देन मोहनजोदड़ो खोजा जाएगा, उसकी खुदाई होगी, देन हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अच्छा ये एक नया सिविलाइजेशन है। तो जॉन मार्शल 1920 में अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कि सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की, लेकिन 1924 में की, 1924 में की। दिस इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं 84वें क्वेश्चन के ऊपर। 34th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक बुक का टाइटल दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आपको बताने की हु इज द ऑथर, कौन इसके लेखक हैं, किसकी अथॉरिटी है इस किताब के ऊपर। ऑथर मीन्स किसकी अथॉरिटी है। सो सुरेंद्र नाथ रॉय, क्या ये लेखक है। फिर आर.एम. वीरर, जिनके बारे में पीछे हमने पढ़ा, क्या ये लेखक है। दयाराम सैनी, क्या ये लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। फिर सर जॉन मार्शल, क्या ये लेखक है। इन चारों में से कौन इस भारतीय पुरातत्व की कहानी नाम के पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है। एंड इस पुस्तक का जिक्र आपकी किताब में दिया हुआ है, एंड वो मेन पन्नों पे ही दिया हुआ है, कोई सोर्स में या किसी पिक्चर के नीचे नहीं दिया हुआ, मेन किताब के पोर्शन में ही दिया हुआ है। तो आपसे इस सवाल का जवाब तो बहुत लाजिम है, आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत हॉट क्वेश्चन है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी ये चीज़ें पूछी गई है। सही क्वेश्चन आपका इस सैम्पल पेपर का यही है। तो होप कि आपने हमारे सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन वीडियो उसको भी देखा होगा। तो आप अभी तक अगर उसको देखा था आपने, तो आप अभी तक इसका जवाब दे सकते थे। सो कमिंग टू द आंसर कि इस किताब को लिखा, अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि कैसे हम आर.एम. व्हीलर को एलिमिनेट कर दे, या जॉन मार्शल को कर दे, या दयाराम सैनी को कर दे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड आंसर विल बी S.N. रॉय, यानी कि सुरेंद्र नाथ रॉय। आपकी किताब में दिया हुआ S.N. रॉय। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाई जाती हैं, क्योंकि एग्जाम है, कोई आपके घर का खाना तो है नहीं कि आप जैसे मन वैसे खा लें। तो सुरेंद्र नाथ रॉय, इसको अगर S.N. रॉय लिखते तो सारे वो पकड़ जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ रॉय लिख दिया तो जिनकी नज़रें तेज होगी वही पकड़ पाएंगे। तो सुरेंद्र नाथ रॉय वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक कॉल्ड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या रोल था अलेक्जेंडर कनिंघम का SI की स्थापना में, फिर जॉन मार्शल का क्या रोल है हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में, अनाउंस करने में, डिस्कवर करने में भी इनका रोल है। क्योंकि दयाराम सैनी जब डिस्कवर करते थे तो जो खुदाई चल रही थी, तो दयाराम सैनी सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे SI के। दयाराम सैनी को सपोर्ट देना, बैकअप प्रोवाइड करवाना, एंड उन एविडेंसेस को रिसर्च करना, पता लगाने की कैसे ये चीज़ें मेसोपोटामिया से कनेक्टेड है, एंड अपनी सारी ही रिसर्च को दौड़ाना, ये सारा काम जॉन मार्शल ने करा। एंड उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट करा। तो इनका ऐसे न नाम केवल जाने कि इन्होंने अनाउंसमेंट करा, पीछे भी इनका बहुत बड़ा रोल है। दयाराम सैनी के अलावा डाकलास बनर्जी ने भी जो एक्सकेवेशन करा, उनकी भी बहुत तफसील से जांच इन्होंने खुद अपने पर्सनल सुपरविजन में करवाई थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सुरेंद्र नाथ रॉय। इस बुक में इंडियन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। पार्टीशन के बाद क्या हालात है, पार्टीशन के बाद कैसे बहुत ज़्यादा हंगामा होता है कि ये फलाना म्यूजियम हमें दे दो, चिलाना म्यूजियम हमारे पास रहने दो। तो सुरेंद्र नाथ रॉय इस किताब को लिखते हैं, एंड दिस इज अ कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। पुरातत्व विभाग के ऊपर जितनी भी चीज़ें पारिचारिक तौर पे की जा सकती है वो इसमें दी गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 85th नंबर क्वेश्चन की हु रोट द बुक माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन एक किताब का जिक्र है कि माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। आपको अगेन बताएं किसने इस पुस्तक को लिखा। इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये भी फैक्चुअल, लेकिन एलिमिनेट हो सकता है। अब कैसे एलिमिनेट होगा ये आपके ऊपर है। आप एलिमिनेट करके पहले मैं जवाब दें, देन आई विल टेल यू कि कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि MCQs में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारे आने चाहिए। अगर किसी सवाल का सही जवाब आपको नहीं भी आता, लेकिन आपको ये आता है कि गलत जवाब क्या है, तो भी तो बात बराबर ही है। हमारे पास 3 अगर गलत जवाब है तो चौथा ही सही जवाब होना है। सो इस किताब को कौन लिखते हैं, तो इस किताब को लिखा कब गया होगा। प्रोबेबली जब पार्टीशन हुआ होगा, उसी के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ों को लिखा गया था। क्योंकि जब 1924 में जॉन मार्शल घोषणा कर रहे थे कि हमें नई सिविलाइजेशन मिली है, तब तक तो किसी को भी नहीं पता था कि इंडिया का पार्टीशन होने वाला है। इंडिया का पार्टीशन होने वाले तो 1940 से किसी को नहीं पता था। ये तो भारत छोड़ो आंदोलन आया, उसके बाद से ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए। इसके ऊपर वीडियो हमारी बनी हुई है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन के ऊपर, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, आपके सिलेबस में भी अगले टर्म में होगा। तो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन जब हमने देखा था, तो व्हाट वी हैव सीन कि 1924 या 1930 के दशक तक कोई भी ऐसा पार्टीशन या बंटवारे का जिक्र नहीं था। तो ऐसा कोई भी आदमी इस किताब को नहीं ले सकता जो कि पार्टीशन के माहौल में ना रहा हो, जिसने पार्टीशन के माहौल में ना काम किया हो। जैसे दयाराम सैनी कब काम करते हैं, 1920 के 1930 के दशकों में। इस ज़माने तक तो कोई भी पार्टीशन नहीं था, तो वी कैन डिस्कार्ड दिस ऑप्शन। सिमिलरली राखादास बैनर्जी भी उसी ज़माने में काम करते हैं, तो इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। जॉन मार्शल भी अगेन हमारे जो चीफ रहते हैं 1930 तक रहते हैं, 1930 से पहले ही इनको फिर हटा दिया जाता है DG से, उसके बाद कोई और बनेंगे, तो इनको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्योंकि 1930 1935 तक तो कोई भी डिमांड नहीं थी पाकिस्तान की, एंड नोबडी न्यू कि एक नया नेशन बनने जा रहा है। तो व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव लेफ्ट विथ हिज R.E.M. व्हीलर, रॉबर्ट मॉर्टिमर व्हीलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनकी जो कार्यकाल है उसकी शुरुआत ही होती है 1944 में, एंड 1944 में ये जो पार्टीशन है वो तो धुआं फेंक रहा है, एकदम आग बबूला हो चुका है।
तो इनके पास एक काम तो ये था कि जो चीज़ें पीछे से शुरू हुई हैं उनको कंटिन्यू करना, दूसरा काम ये था कि हमें चीज़ों को बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान का बनना है, एक इंडिया का बनना है। हमें रिसोर्सेज का बंटवारा करना है, हमें आर्टिफैक्ट्स का बंटवारा करना, हमें ये भी पता करें कि ये म्यूजियम कहाँ रहेगा, इंडिया में या पाकिस्तान में, एंड कितनी चीज़ें बची बांटी जाए दोनों मुल्कों के बीच। तो आर.एम. व्हीलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने में। इसके अलावा वो बहुत सारी मिलिट्री टेक्निक्स का भी इजाद करते हैं आर्कियोलॉजी में, बहुत एक्यूरेट बनाते हैं आर्कियोलॉजी को। इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन भी है, उसको अटेम्प्ट करते वक्त आपको बताया जाएगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी आर.एम. व्हीलर। हालांकि बुक तो लिखते हैं ये लोग 1976 या 77 में आगे, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का भी जिक्र है कि कैसे इसने आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व किया, अफेक्टेड किया। तो ये है रहा हमारा 85वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सोर्स भी देख सकते हैं कि कहाँ से हमें पता चला कि भाई ये जो मॉर्टिमर व्हीलर है उन्होंने किताब लिखी है। तो जब आप किताब के अपने किताब को खोलेंगे तो ये सोर्स आपके सामने मिलेगा कि मॉर्टिमर व्हीलर मोहनजोदड़ो जा रहा है, वहाँ पे 5:30 बजे वो पहुँच गए कि भाई खुदाई उदाई करके जल्दी धूप आते ही वापस आ जाना ऑफिस। लेकिन वो लोग लगातार 6.5-7 घंटे तक खुदाई करी है, किसी की एक्साइटमेंट डाउन नहीं हुई, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। तो एंड उसके नीचे क्या लिखा हुआ, फ्रॉम आर.एम. व्हीलर, जो लेखक है उनका नाम लिखा हुआ है, एंड द रेफरेंसेस ऑफ माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान, ये किताब का नाम है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान, जो कि बाद में 1976-77 के आसपास हमारे जो मॉर्टिमर व्हीलर है वो लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 86वें क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज नॉट हेल्प्ड आर्कियोलॉजिस्ट टू डेट टू गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, की हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत ने पुरातत्वविदों की आज तक मदद नहीं की है। आज तक कीवर्ड क्या है, आज तक मदद नहीं की है। किस स्रोत ने, कोई स्रोत तो रहा होगा, कोई लिटरेचर रहा होगा या कोई टूल रहा होगा, कोई आभूषण रहा होगा, किसी भी चीज़ ने अभी तक हमारी मदद नहीं करी है, उसको यहाँ पे टिक मारना। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द सील, मोहरों ने तो मदद करी है या नहीं करी है वो आपको बताना है। तो पहले आप इन चारों ऑप्शंस को देखिए, देन चूज द करेक्ट आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू द आंसर्स इन द लेक्चर। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। पर सबसे पहले आते हैं मोहरों के ऊपर। तो मोहरों ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। हमें पता चल रहा है कि भाई कहाँ से कितना सामान जाता था। जैसे हड़प्पा की बहुत सारी मोहर अगर हमें बहरीन में मिलेगी तो ऐसा पता लगा सकते हैं कि अच्छा बहरीन हमारे लिए एक इम्पोर्ट कंट्री थी, हम वहाँ पे इम्पोर्ट किया करते थे बहुत ज़्यादा दबा के, सॉरी एक्सपोर्ट किया करता था। बहरीन हम सामान इम्पोर्ट करवाता था, इसीलिए उसके पास हमारी मोहरें ज़्यादा, एंड बहरीन की जो करेंसी है वो हमारे पास होगी। तो मोहरों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पुरातत्व के बारे में। न्यूस्मैटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, न्यूस्मैटिक्स मतलब सिक्कों को जो जानते हैं, उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स, इन्होंने भी बताया कि भाई किस जगह पे किस क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, कितना ज़्यादा फेमस था वो। देन टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स और ऑर्नामेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट्स लाइक ज्वेलरी हो गया, टूल्स कुछ भी, आप सिंपल चक्की से लेके हथियार तक, हथियार का तो जिक्र उतना नहीं है, तो चक्की से लेके जितने भी टूल्स थे सारे में ही एक बहुत अच्छा खासा हमें सोर्स मिलता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बारे में जानने का। बट द लास्ट ऑप्शन इज कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल मिस्टीरियस, अभी तक स्ट्रेंज है, अभी तक बहुत ज़्यादा ही इसे शैतानी माना जाता है कि इसको अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं करा। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी डिसाइफर हो गया, दुनिया भर की सारी स्क्रिप्ट डिसाइफर होगी, बट हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर अभी तक नहीं है। तो पीपल सेज कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जितनी भी चीज़ें पता चली है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट को छोड़ के सारी जगहों से पता चला। हड़प्पन स्क्रिप्ट अगर हमें पता चला तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हर जगह हुआ है, सील्स में हुआ है, पॉटरी में हुआ है, आप कह लें तो ऑर्नामेंट्स में हुआ है, टूल्स में, हर एक जगह पे सील्स का इस्तेमाल है, कागज़ों में भी वो हुआ है। दैट वाज द सिनेरियो, कागज़ उस ज़माने में शायद अवेलेबल नहीं थे, बाकी किसी रफ सरफेस पे भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो मोहरों ने, शिल्प उत्पादन केंद्रों ने, एंड उपकरण एंड आभूषणों ने तो बहुत सारी जानकारी दी है ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन हड़प्पा की लिपियाँ चूँकि अभी तक डिसाइफर नहीं की गई हैं, वी कैन नॉट से कि ये जो लिपि है इसने अभी तक हमें जानकारी प्राप्त करने में मदद की है, यानी कि पुरातत्वविदों को, हमें मतलब पुरातत्वविद को, आर्कियोलॉजिस्ट को। तो दैट वाज द 86 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं 87वें क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट 87th क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज सीम्ड टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद द हड़प्पन कल्चर, कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती है। अपरिचित और असामान्य, अनयूजुअल भी थी, बाकी जितनी भी प्रथा को देखा उनमें ये जिक्र नहीं था इसका या कोई कनेक्शन नहीं था। अपरिचित भी थी बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी मेंशन ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे 4 प्रथाएं दी गई है। मदर गॉडेस मतलब ऑब्वियसली इनको पूजना होगा, प्रीस्ट की, पुरोहित राजा, योगिक पोस्चर सील, ये भी किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी हुई चीज़ है, फिर सांस्कृतिक यज्ञ। तो इन चारों में से कौन सी जो चीज़ है वो हड़प्पन सभ्यता के लोग नहीं जानते थे करना, ठीक है। ये हड़प्पन सभ्यता के लोग इस चीज़ से अनफेमिलियर थे, नहीं पता था कि भाई क्या है ये। तो आपको अगेन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई हमें देना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आपने देखा मदर गॉडेस का भी मेंशन हमारे बुक में इस चैप्टर में, जो टेराकोटा स्ट्रक्चर था
फिर प्रिस्ट किंग यानी कि पुरोहित राजा, इसका भी जिक्र था, जो एक बाजू कटी हुई आपके सामने दाढ़ी वाले एक बाबा की तस्वीर थी, वो प्रिस्ट किंग ही है। देन योगिक पोस्चर सील, एक सील था जिसको हमने कहा था कि शायद इसमें शिवा को, जो भगवान शिव है, उनको दर्शाया गया, क्योंकि इसमें जो मोटिव था वो एक आदमी योग की मुद्रा में बैठा हुआ था, तो वी थाउट कि प्रोबेबली शायद वो लोग शिव को पूजते होंगे। एंड उसके आसपास एनिमल्स भी थे, कैटल्स भी थे, तो हमें लगा कि योग मुद्रा वाली जो मोहर है वो शिव को डेडिकेटेड है। तो ये तीनों चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। सो हड़प्पन्स वेर फेमिलियर विद दीज थ्री थिंग। एंड लास्ट में हमारा आता है संस्कृत यज्ञ। तो संस्कृत यज्ञ के बारे में हमने देखा कि भाई संस्कृत जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान यूज ही नहीं की जाती थी, तो संस्कृत में यज्ञ उच्चारण कैसे हो सकता है। एंड यज्ञ का भी कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा। हाँ, एक दो जगह हमें ऐसे स्थान मिले जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते कि शायद यज्ञ वेदियाँ रही होगी, यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया होगा, लेकिन इसके भी हमें कोई एक दो जगह छोड़ के बाकी कहीं भी प्रमाण नहीं मिला कि वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे या नहीं करते थे। हाँ, लेकिन संस्कृति यज्ञ बहुत ज़्यादा वैदिक सिविलाइजेशन में पॉपुलर था। तो इन तीनों की फेमिलियरिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, बट ऑप्शन डी यानी कि सांस्कृतिक यज्ञ, इसकी फेमिलियरिटी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। लेकिन आप जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें यज्ञ की, संस्कृत धीरे धीरे ट्रेंड में आएगा। वैदिक संस्कृत बहुत ज़्यादा अलग है। आज की जो संस्कृत आप पढ़ते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। वैदिक संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट थी कि 600-700 सालों बाद जब इसको कंपाइल करा गया तो लोग इसको नहीं पढ़ पाते थे। इसीलिए वेदों के फिर कमेंट्रीज लिखनी शुरू कर दी गई कि लोग वेदों को पढ़ते थे खुद से। जैसे हमें वैदिक संस्कृत आती है तो व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द वेदास, पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे एंड आज के ज़माने में जैसी संस्कृत यूज़ की जा रही है उसमें उनकी कमेंट्रीज लिखेंगे। यहाँ से वेदांग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो आगे चल के जो हमारे पास पुराण आते हैं, वेदांग आते हैं, धर्म सूत्र आते हैं, इन सब में जो संस्कृत यूज़ करी गई वो तो बहुत आसान है। लेकिन एंशिएंट संस्कृति, बहुत पुरानी संस्कृत, पुरानी हुई संस्कृत, आर्किक संस्कृत जैसे कहते हैं, प्राचीन, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी पढ़ने में। आज शायद ही कोई स्कॉलर उसको पढ़ पाता होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं 88वें क्वेश्चन को कि अग्निवेदियाँ, अभी हमने देखा ना कहीं कहीं अग्निवेदियाँ पाई गई है, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ कहाँ मिले हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको बताना कि फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन वेयर, कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या ढोलावीरा में। इन चारों जगह में से कहाँ पे अग्निवेदियाँ यानी कि यज्ञ कुंड के अवशेष मिले हैं। है तो ये एक चौखोटा आप कह ले, तो आपके सामने तस्वीर भी आ रही होगी स्क्रीन पे, आप अगर देख के याद कर सके तो सही है। वैसे इसकी तस्वीर आपकी किताब में दी नहीं गई है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो चौकोर टाइप का बना हुआ है, किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इतिहासकारों को ऐसा लगता है, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि चूंकि इसके आसपास कुएं बनाए गए हैं तो हो सकता है कि ये शायद यज्ञ वेदी हो एंड लोग नहा के फिर यहाँ पे यज्ञ करने आते हो या अग्निकुंड में कुछ हवन वगैरह करवाने आते हो। तो अग्निवेदियों को कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, धोलावीरा में। करेक्ट आंसर विल बी लोथल। लोथल के अलावा ये कालीबंगन में पाया गया एंड इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। तो लोथल के अलावा जो अग्निवेदी हैं वो कालीबंगन में पाई गई। इसके अलावा हमें कहीं भी अग्निवेदी यानी ऐसे जो चौकोर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें लोगों ने ऐसा माना कि शायद आग वाग जला के लोग हवन करते होंगे, इसके अवशेष हमें लोथल और कालीबंगन के अलावा और कहीं नहीं मिला है। ना ही मोहनजोदड़ो में मिला है, न ही हड़प्पा में मिला है, नहीं धोलावीरा में, नहीं राखीगढ़ी में। सो फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन 2 प्लेसेस, लोथल एंड द कालीबंगन। नाउ आगे बढ़ते हैं 89वें क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच इज द ऑथर ऑफ बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन की अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेकाई, जॉर्ज डल्स एंड हमारे पास राखलदास बैनर्जी। इन चारों का ही जो संदर्भ है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, चारों का ही कनेक्शन है। आपको सही जवाब बताना है कि अर्नेस्ट मेकाई, जॉर्ज डल्स, राखलदास बैनर्जी एंड जॉन मार्शल में से कौन है वो आदमी जिसने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पे किताब लिखी। ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड अगेन जो किताबों का जिक्र होता है वो आपके सोर्सेज में ज़्यादातर होता है। आप जब सोर्सेज को पढ़ेंगे तो उसके नीचे किसने इस सोर्स के बारे में लिखा है उसका जिक्र आएगा कि भाई जॉन मार्शल ने लिखा है या जॉर्ज डल्स ने लिखा है या अर्नेस्ट मेकाई ने लिखा है, राखलदास बैनर्जी ने लिखा है एंड कहाँ से इसको लिया गया है, तो ये भी आता है। तो वहाँ पे आपका नाम भी दिया गया किसने इसको लिखा है एंड कहाँ से इसको लिखा है, मतलब कहाँ से ये एग्जर्प्ट लिया गया, किस किताब से। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, अच्छा इस फलाने आदमी ने इस किताब को लिखा है, यहाँ से ये एग्जर्प्ट उठा के हमारे किताब में डाला गया। तो अर्नेस्ट मेकाई जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे आप कह लो आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे। हालांकि जॉन मार्शल के अलावा इन तीनों में से कोई ऐसा का डीजी नहीं बना कभी, लेकिन ये तीनों बहुत काबिल दर्जे के आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो अर्नेस्ट मेकाई बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन करते मोहनजोदड़ो में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिकोड करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आपने शिवलिंग आकार के कोनिक शेल्स को देखा होगा, तो उनको भी इन्होंने कहा कि देखिए सब लोग कह रहे थे कि ये जो कोन्स है ये प्रोबेबली शिवलिंग्स होंगे, तो इन्होंने वहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया कि ये तो शिवलिंग भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये डाइस गेम पे यूज़ होने वाले
मुहर भी हो सकता है, जो हम चेस वगैरह में खेलते हैं वैसे भी कौड़ियाँ भी हो सकती है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव हमें ओपन रखना चाहिए। तो अर्नेस्ट मेकाई की ये बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, कैसे आर्टिफैक्ट्स डिसाइफर करा जाता है ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे हमारे पास जब एविडेंस आता है तो हम इसे कैटेगराइज करते हैं, देन इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तो आप कभी एग्जर्ट पढ़े तो अर्नेस्ट मेकाई के एग्जर्ट को खास तौर पे पढ़े अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि कैसे जब हमें एविडेंस मिलता है तो वहाँ से हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 1 का, कि डैश वेर द मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल पावर्स एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड, की जादुई शक्ति के साथ दूसरी दुनिया के साथ संवाद करने की क्षमता का दावा करने वाले पुरुष और महिलाएं कौन थे? क्या वो पुरोहित थे, या पुरोहित राजा थे, या शामन्स थे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लेट मी टेल यू कि ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर पुरोहित होते, पुरोहित क्या है, पुरोहित की जो अथॉरिटी होती है तो टेम्पल तक होती है। पहले आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन कौन सा ही होगा, कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, देन आई विल टेल यू द आंसर। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा एंड कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में जवाब दिया होगा। वीडियो पॉज करके जवाब दे, कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो चलती रहे तभी आप जवाब दें, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में है। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रिज्यूम द वीडियो। तो जल्दी किस बात की है, ठीक है? आपको बहुत इत्मीनान से, आपके पास एक टाइम दिया हुआ है ना, 90 मिनट है आपके पास 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो बहुत सफिशिएंट टाइम है, 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय है। तो हमें क्या करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से, सोच समझ के, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाए इससे अगर हम कम टाइम पे देंगे तो भी हमारे उतने ही नंबर्स आएंगे जितने हम ज़्यादा टाइम पे दें। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज़ इंपॉर्टेंट, कि सही होना ज़रूरी है। इसीलिए कुछ कुछ बच्चे आई एम सीइंग इन द चैट बॉक्स की वो लोग बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हैं, बहुत सही है वो, उनकी जो ग्रास्प करने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा शार्प है। लेकिन उनको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो जब ऑप्शंस देख रहा है तो सभी ऑप्शंस को देखें, उसके अलावा क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि ऐसा होता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट दिया जाएगा या नॉट करेक्ट दिया जाएगा। तो करेक्ट या इनकरेक्ट में, नॉट करेक्ट में ऑफन लोग वर्ड्स भूल जाते हैं एंड उस हिसाब से ऑप्शंस को टिक कर लेते हैं। एंड वो जो एग्जामिनर है, क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं, वो तो बैठे ही इस साख में कि कैसे ये जो जल्दबाजी करने वाले बच्चे उनको फंसाया जाए। तो कौन थे वो लोग जो दूसरी दुनिया से कनेक्शन रखने का दावा करते थे या जादुई शक्ति अपने अंदर रखने का दावा करते थे? तो पुरोहित तो हो नहीं सकते, क्योंकि पुरोहित भाई टेम्पल पूजा वगैरह कराते थे, तो ये कहाँ से दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करेंगे? फिर पुरोहित राजा, ये जो कॉन्सेप्ट है मेसोपोटामिया से है। मेसोपोटामिया में क्या होता था, टेम्पल्स बनाए जाते थे, फिर उसी टेम्पल्स के अराउंड बहुत सारे बाजार बनते थे, धीरे धीरे बाजारों के बनने से सेटलमेंट्स भी बन जाते थे। तो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेम्पल, इसीलिए जो टेम्पल की अथॉरिटी होती थी वो उस पूरे सेटलमेंट को भी रूल करती थी। तो वहीं से प्रीस्ट की क्या कॉन्सेप्ट है कि जो टेम्पल का हेड होगा वही पूरे सेटलमेंट एंड मार्केट को भी देखेगा, क्योंकि ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, बिकॉज ऑफ टेम्पल्स। हमने सिटी ऑफ उर को देखा, सिटी ऑफ अरुप को देखा, कैसे निर्मित हुई है, टेम्पल्स बना के। टेम्पल्स बनाए गए, फिर पॉपुलेशन वहाँ पर सेटल होनी शुरू होती है। जब पॉपुलेशन सेटल होनी शुरू हुई, मार्केट बने तो लोगों के पास रोजी रोटी आई एंड लोगों ने वहाँ रहने का फैसला किया। तो दैट वॉज ओनली बिकॉज कि टेम्पल वहाँ पे आए, लोगों की श्रद्धा वहाँ से कनेक्टेड हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोग बाजार लगाते हैं, सेटलमेंट्स बनते हैं। तो जो वहाँ के पुरोहित थे वो ऑफन अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे। अथॉरिटी एक्सरसाइज करना मतलब रूल करते थे उस इलाके। तो प्रिस्ट किंग अथॉरिटी क्या हो सकती है, एक तो टेम्पल अथॉरिटी या राजा, मतलब ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, वो मारधाड़ कर सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया से कनेक्शन रखना या जादुई शक्ति अपने अंदर रखना, दैट इज प्रीटी मच इम्पॉसिबल। तो ये प्रिस्ट किंग भी हमारे पास सही ऑप्शन है, पुरोहित भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, शामन्स। अगर आपने कभी मंगोलों के बारे में सुना होगा, या आपने कभी अमेजन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, इजिप्ट के बारे में सुना होगा, एस्टेक सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, तो शामन्स के बारे में भी पढ़ा होगा। शामन्स ऐसी कैटेगरी होती है जो लोग एंशियंट तांत्रिक फॉर्म को, तांत्रिक फॉर्म बहुत टाइप का होता है, जो एंशियंट तांत्रिक फॉर्म होता है उसको अख्तियार करके दूसरी दुनिया के लोगों से बात करते हैं। आजकल के ज़माने में भी शामनिज्म है अवेलेबल। जब आप अमेजन फॉरेस्ट जाएंगे या खासतौर पे मंगोलिया के रीजन में जाएंगे, मंगोलिया के रीजन जहाँ पे मंगोल्स का उदय हुआ था, जो चाइना और रशिया के एकदम बीच में पड़ता है, साउथ चाइना सी के बगल, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे ना, तो आज भी शैमनिक कल्चर है। वो लोग शैमनिक कल्चर से भी नुकसान नहीं पहुँचाते किसी को, वो लोग लोगों की परेशानियों को हील करते हैं। मतलब लोग वहाँ पे ठीक होने जाते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या कोई किसी याद को भुलाना चाहता है, तो वो सारे लोग वहाँ जाते हैं एंड वो फिर उनको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। या किसी के पास कोई सवाल है, कंफ्यूज है, तो ऐसी ही एक प्रैक्टिस है, ऐसी ही शैमनिक एक प्रैक्टिस होती है आयुहास्का। आयुहास्का आपके अमेजन फॉरेस्ट के जो शामन्स है वो करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो एक घोल बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दो अलग अलग पेड़ों के जड़ों को काट, स्टेम को काट के, तनों को काट के, उसको गाड़ के, एंड उस घोल को जब वो पिलाते हैं एंड आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, तो आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। इस पर एक वीडियो भी बनी है, बियर बाइसेप्स करके एक चैनल है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, वो रणवीर लावादिया उसके फाउंडर है, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है आयुहास्का के ऊपर। अगर आपको शामनिज्म में इंटरेस्ट हो या आज कैसी शामनिज्म प्रैक्टिसेस हैं एंड क्यों लोग इसको
इससे गो थ्रू होते हैं, क्यों लोग इसको अपनाते हैं, शामनिज्म के प्रैक्टिस से रूबरू होते हैं, इसका भी जवाब आपको वहाँ मिलेगा। तो शामन ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हम किसी दूसरी दुनिया से कनेक्शन रख सकते हैं एंड हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। शामन्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी एंड आज भी शामन्स हैं, मतलब मींस दोज हू कैन इंटरप्रेट द पास्ट और प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो दीज आर द शामन्स जो ऐसा क्लेम करते हैं कि हम दूसरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड हमारे पास मैजिकल पावर्स। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1। अब आगे बढ़ते लेवल 2 को देखते हैं। होप कि आपने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे लेवल 1 के। नाउ कमिंग टू द लेवल 2, यहाँ पे अगेन आपके चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। देन आपके सामने कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। शुरुआत करते हैं 91वें क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलेक्जेंडर कनिंघम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इज द कीवर्ड। कौन सा कथन गलत है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में? पहला कथन कि ही बिकेम द फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई इन 1861 में वो एएसआई के पहले महानिदेशक बनते हैं। फिर ही फेल्ड टू डिस्कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन एज द एविडेंस डिड नॉट रीच, इनकी सबूत उनके पास नहीं पहुंचे, इसलिए वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा नहीं पता लगा पाते हैं। तीसरी चीज़, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, की वो वैदिक सभ्यता के इतिहास में अधिक रुचि रखते थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या पहला दूसरा दोनों ही गलत है, या पहला और तीसरा दोनों ही गलत है, या दूसरा तीसरा दोनों गलत है? बहुत तफसील से, बहुत पेशेंटली वीडियो पॉज करें एंड जवाब दे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि जवाब देना आप ही के हित में है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम तो अपने एंड से काम कर ही रहे हैं। जवाब आपको देना है, आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे इन द बोर्ड्स। सो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत कम ही ऐसा होगा जब किसी स्टेटमेंट में अगर ईस्वी दी गई है तो ईस्वी गलत होगी किसी स्टेटमेंट में। तो आप 90 to 99% केसेस ऐसा मान लें कि जब ईस्वी दी गई है तो आप केवल इस बिहाफ पे उसको ना इन्वेस्टिगेट कर दे कि ये ईस्वी गलत हो सकती है। जैसा आपको नहीं पता कि एएसआई के महानिदेशक कब बने हैं अलेक्जेंडर कनिंघम एंड अब कंफ्यूज है 1861 या 1862 या 1863 में, तो आपको ऐसा श्योर होना चाहिए कि बहुत कम ऐसा होता है कि ईस्वी गलत दी जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि ईस्वी सब नहीं याद रख पाते एंड दिस इज नॉट यूपीएससी, ये सिंपल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो वह 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक बने, तो बहुत सही है। 1861 में बने, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि 1861 में ही बनते, एक्चुअली भी ये सही है। एंड इसके अलावा और फिर ये जो ऑप्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें जो डेट्स वगैरह दी जाती है वो कभी भी गलत नहीं होती, बहुत रेयरली ये गलत होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि पहले स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन में डिस्कार्ड कर देना है। जैसे बी ऑप्शन और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। सो बी एंड सी ऑप्शन आर नाउ डिस्कार्डेड। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि ही फेल्ड टू डिस्कवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन एज द एविडेंस डिड नॉट रीच हिम, कि वह हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में विफल रहे क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनके पास सबूत आए थे, ही गॉट सम एविडेंसेस, बट वो नहीं कर पाए, ये उनकी गलती थी। क्यों नहीं कर पाए वो आगे देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा आना चाहिए, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ऑप्शंस में आना चाहिए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर या ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी है, माफ करिएगा, यहाँ पे 2 बार ऑप्शन डी टाइप हो चुका है, ऑप्शन सी होगा ये। नाउ ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, कि वो वैदिक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि रखते थे। इसको तो अभी हमने देखा है कि वो कहाँ रुचि रखते थे ज़्यादा, वो 600 BC टू 600 CE का जो समय है, जो हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें ज़्यादा रुचि रखते थे। तो वैदिक सिविलाइजेशन में रुचि की तो कोई बात ही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों ही हमारे गलत है। तो इस क्वेश्चन में कह भी यही रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कि न तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस इनके पास कम पहुंचे थे, न ही इनकी रुचि वैदिक सिविलाइजेशन में थी, इनकी रुचि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में थी। एंड चूंकि इनकी जो रुचि थी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में थी, इसीलिए जब हड़प्पा के एविडेंसेस इनके पास पहुंचते हैं तो ये सही से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगता था कि ये सारी चीज़ें ना कहीं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में मेंटेन की गई होंगी, मेंशन करी गई होंगी। तो वो हड़प्पा के एविडेंसेस की चीज़ों को बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स में, जैनिज्म की चीज़ों में या मॉडर्न स्क्रिप्चर्स में देखा करते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये तो बुद्धिज्म एंड मॉडर्न पीरियड के आने से 3 साल पहले की कहानी है। दैट्स व्हाई ही फेल्ड टू इंटरप्रेट द एविडेंसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। एंड ये रीज़न था कि वॉय अलेक्जेंडर कनिंघम कुड नॉट बी द अनाउंसर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये बन सकते थे, इनके पास एविडेंसेस आए थे, लेकिन चूंकि इनका चश्मा ही गलत था, ये गलत चश्मे से देख रहे थे चीज़ों को, इसीलिए इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बाद में जॉन मार्शल सारी चीज़ों को फिगर आउट करके अनाउंस करवाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 92nd क्वेश्चन है
रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब एक्सकेवेट किए जाते हैं तो उनको इंटरप्रेट करना रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पुरातत्व साक्ष्य की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, द डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, मटेरियल एंड द फंक्शन, की जितनी भी वस्तुएं खोली जाती है उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो मटेरियल की, भाई किस मटेरियल की बनी हुई है, ये मेटल है या स्टोन है। दूसरा फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दैट इज ऑफन आर्कियोलॉजिस्ट रेफर टू द प्रेजेंट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड टू गेट टू नो अबाउट देयर रेलेवेंस, कि अक्सर पुरातत्वविद वस्तुओं की प्रासंगिकता के बारे में जानने के लिए आज उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड इज एनालाइजिंग रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स आर कंपैरेटिवली इजी, की धार्मिक कलाकृतियों का विश्लेषण तुलनात्मक रूप से, मतलब बाकी चीज़ों की कंपैरेटिवली बहुत ईजी था इसको विश्लेषण करना, इसको एनालाइज करना। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। क्या केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्या पहला तीसरा दोनों ही सही है, क्या पहला दूसरा दोनों सही है, या तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव, तब आपका आंसर होना है। तो होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो पॉज करें, बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ कमिंग टू द आंसर, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जब हम किसी एविडेंस को खोजते हैं, पहला जो स्टेप है दैट इज टू रिसर्च फॉर द एविडेंस, हमें एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है दैट इज रिकवर, पहले हमें रिकवर करना है एविडेंसेस को। रिकवर के बाद हमें कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज हम दो कैटेगरी में करते हैं, एक तो मटेरियल, जो भी चीज़ें हमें मिली है, जैसे हमें टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला तो वो किस मटेरियल में आएगा, वो आएगा मिट्टी से बनी हुई चीज़ों में। पहली चीज़ हमें मटेरियल में करना है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा, जैसा हमें क्या है ना, बोन्स, हड्डियाँ मिली है तो उसको हड्डियों कैटेगरी में रखेंगे। एंड फिर हमें बताना है कि ये किस लिए यूज़ की जाती है, क्या इन जानवरों के जो इस्तेमाल है वो डोमेस्टिकेट करने के लिए करते होंगे हमारे पास, या इनका इस्तेमाल खाने के लिए करते होंगे। सो सेकंड इज फंक्शन। देखिए कितना हम एलाबोरेट, कितना टारगेटेड, नैरो होते जा रहा है। पहले हमने जितने भी सोर्सेज हैं उनको इकट्ठा किया, रिकवर करके एविडेंस को, देन हमने उसके मटेरियल के आधार पर सबको बांट दिया, ये लोहा है या धातु है या हड्डियाँ है या बाकी चीज़ें, ये टेक्स्ट है, सील्स है। फिर हमने देखा कि इसका फंक्शन क्या है, फलाने सील का या फलाने हड्डियों का क्या फंक्शन हो सकता है, मतलब हड्डी मतलब फलाने जानवर, जिस जानवर की हड्डी है उससे उसका क्या फंक्शन हो सकता है। देन उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करके हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, एंड नाउ वी विल कम टू द कंक्लूजन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होना है, पहले ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत है। एंड जो सही ऑप्शन है वो या तो बी होगा या सी होगा, डी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ऑप्शन स्टेटमेंट ए जब सही है तो स्टेटमेंट का जिक्र होना चाहिए, ऑप्शन डी में नहीं है जिक्र तो इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। देन सेकंड स्टेटमेंट इज कि ऑफन आर्कियोलॉजिस्ट रेफर टू द प्रेजेंट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट रिकवर टू गेट टू नो अबाउट देयर रेलेवेंस। जैसा होता क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब क्वार्न को देखा, चक्की को देखा, तो उनके दिमाग में सबसे पहले आया कि अभी चक्की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ग्रेन्स को पीसने के लिए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अच्छा इसका इस्तेमाल उस जमाने में भी ग्रेन्स को पीसने के लिए लगाया जाता होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नून से अननोन की तरफ जाते हैं, नून से अननोन की तरफ, मतलब जो चीज़ें वो जानते हैं उससे वो फिर अननोन की तरफ जाते हैं। अननोन मतलब जैसे हमने अर्नेस्ट मैका का एग्जाम्पल देखा कि जब उनको कॉनिक शेल्स टाइप के आकृति के छोटे छोटे शेल्स मिले, पत्थर मिले, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिवलिंग हो सकते हैं, लेकिन मैका ने कहा कि शायद ये लोग डाइस गेम खेलते होंगे एंड उसमें ये चीज़ें कौड़ी के रूप में काम करती होंगी। तो डाइस गेम का एक उनके दिमाग में उदाहरण कहाँ से है, क्योंकि उन्होंने डाइस गेम कभी खेला होगा, क्योंकि डाइस गेम इज नोन थिंग फॉर हिम, एंड ये जो शेल है वो उनके पास लिए अननोन है, तो वो अपने नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। ऐसा हमने देखा था ग्रेट बाथ का, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये सेरेमोनियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे सनातन कल्चर में बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे हमें नहा के पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। गंगा में नहाना या कोई फेस्टिवल तो केवल नहाने पे ही वेस्ट होता है। तो रिचुअल बाथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो हम ये चीज़ जानते हैं, वी नो दैट रिचुअल बाथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो हमने यहाँ से वो चीज़ें उठा के हड़प्पा सिविलाइजेशन से कनेक्ट करवाई है। तो ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, अभी कैसे वो चीज़ें यूज़ की जा रही है, तो उस हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं कि पास्ट में कैसे वो चीज़ें यूज़ करी गई होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहरहाल तीसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करना इज प्रीटी मच मुश्किल। लोग अभी तक कंफ्यूज है कि हमें यौगिक पुष्कर वाली सील मिली है वो किसकी है। अगर शिवा की है तो शिवा को पशुपति के तौर पे आगे वैदिक सिविलाइजेशन में भी नहीं दिखाया गया, एंड वो तो पशुपति ही लग रहा था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जानवर थे, तो जानवरों के वो राजा थे इसलिए बीच में थे। एंड पशुपति का जिक्र तो बहुत दिनों तक नहीं आता, वैदिक सिविलाइजेशन में भी नहीं आता। सेम थिंग विद
द कोन शेल्स, ये जो कोनी का आकार के हमें शेल्स मिले, लोग कहते हैं कि शिवलिंग है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शर्टाइज गेम में यूज़ किए जाते होंगे। फिर मदर गॉडेस, बहुत सारे लोग कहते हैं देवी होंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे ही किसी खूबसूरत औरत की तस्वीर है जो लोगों ने बना दी। प्रिस्ट किंग के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि भाई ये क्या है। अग्नि कुंड के बारे में बहुत कंफ्यूज है कि अग्निवेदी का क्या इस्तेमाल था, क्या सही में लोग यज्ञ करते थे या नहीं करते थे। सो रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करना बहुत 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 मुश्किल है, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें स्क्रिप्ट नहीं पता। हम लोग नून से अननून की तरफ जाते हैं। अभी जो चीज़ें मैं पता है ना, हम लोग उससे इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा पीछे कैसे चीज़ें चलती होंगी। दैट इज द सिनेरियो। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2। नाउ आगे बढ़ते 93वें क्वेश्चन को देखते हैं। 93rd क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, कुछ क्लूज दिए जाएंगे। क्लूज ये है कि वो आदमी एक पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा, वो पहले सेना में ब्रिगेडियर थे, फिर वो ब्रिगेडियर मतलब बहुत बड़े पोस्ट पे थे, वो एकदम टॉप की क्रीम पोस्ट होती है। 1944 में वो एसआई के महानिदेशक बनते हैं, डीजी बनते हैं। पहले आर्मी में ब्रिगेडियर थे, फिर वो एसआई के महानिदेशक बनते हैं। देन ही इज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेग्राफी इन आर्कियोलॉजी की, वो स्ट्रेटेग्राफी को फॉलो करना उन्होंने शुरू करवाया था। एएसआई में क्या होता था कि जॉन मार्शल की जहाँ तक बात करें तो आर्कियोलॉजी क्या होती है ना, ऐसे मान ले ये हमारा मिट्टी का लेयर है, ठीक है, ये हमारा मिट्टी का लेयर है एंड हमें इसके नीचे चीज़ों को खोजना। आप गौर से देखें तो ये हमारा पहला लेयर है, मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा लेयर है, ये हमारा तीसरा लेयर है। लेट सपोज हमारे मिट्टी के अंदर 4 लेयर है एंड ये जो लेयर है ये अलग अलग टाइम फ्रेम को डिनोट करती है एंड बहुत कॉमन सेंस है कि जो सबसे ऊपरी लेयर होगा वो सबसे नया होगा, सबसे लेटेस्ट होगा। मान लेते हैं ये 19th to 18th सेंचुरी का लेयर है, मतलब चीज़ें उस ज़माने की जो चीज़ें वो अगर छूट गई तो दब गई नीचे। फिर उससे नीचे जो लेयर है वो और पुरानी होगी, ये 15th से 16th सेंचुरी। फिर उससे नीचे लेयर है वो 10 to 12 सेंचुरी मान लें। फिर उससे नीचे लेयर है वो 8th to 10th सेंचुरी मान लें। तो जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ों जो मिलेंगी वो और पुरानी होंगी, क्योंकि वो और नीचे दबती जाएंगी ना, जैसे समय हो बीतता जाएगा वैसे वैसे सॉइल इरोजन के चलते, अर्थक्वेक के चलते और नीचे दबती जाएगी। तो ये जो लेयर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल तो होते हैं लेकिन ऑफन प्लेन नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक यूनिफॉर्म है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा मान एक लेयर है वो ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक लेयर ऐसे जा रहा, बहुत बार ऐसा भी होगा एक लेयर सीधा यूनिफॉर्म है, ये आप देख ले यूनिफॉर्म है। बहुत बार ऐसा है कि ये लेयर एकदम यूनिफॉर्म है, यानी कि ये जो इस इलाके में जो चीज़ें मिलेंगी वो एक टाइम फ्रेम की है, फिर इस लेयर में जितनी भी चीज़ें मिली है वो एक टाइम फ्रेम की है, फिर इस लेयर में जितनी भी चीज़ें मिली वो एक टाइम फ्रेम की। अब आप बताएं कि अगर यहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिस्ट आके, चूँकि ये इतने लेयर की जो चीज़ है वो एक टाइम फ्रेम से बिलोंग करती है, तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी जाए एंड ये कहा जाए कि ये अलग टाइम फ्रेम की है, ये अलग टाइम फ्रेम की है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म लेयर ही मेंटेन कर सकते हैं। उनको देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो एविडेंसेस हैं वो हमें एक टाइम फ्रेम के मिल रहा है एंड ऑफन ये जो हॉरिजॉन्टली खोदा जाता है वो सीधा नहीं खोदा जाता। जैसा तो हमने तो आपको बताने के लिए सीधा बता दिया ना कि यहाँ पे 19 to 18 सेंचुरी, 15 to 16 सेंचुरी, लेकिन ऐसा सीधा नहीं खोदा जाता। लेकिन ये जो जॉन मार्शल वगैरह थे वो क्या करते थे, वो चीज़ों को सीधा ही खोद देते थे। तो और फिर ये जो लेयर हो सकता है कि थोड़ी सी डेविएटेड हो, इतनी दूरी एक फेज को बिलोंग करती हो, लेकिन उन्होंने ऐसे पूरा लेयर यूनिफॉर्म खोद दिया, तो वो क्या समझेंगे कि इस फेज की चीज़ एंड इस फेज की चीज़ दोनों एक ही टाइम फ्रेम की है। इस लेयर में जो चीज़ मिली है, इस लेयर में जो चीज़ मिली है वो दोनों ही एक ही टाइम फ्रेम की है। ये गलत है। इससे क्या होता है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं पता कर पाते कि भाई यहाँ पे जो सामान मिले हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं, यहाँ पे जो सामान मिले हैं वो किस टाइम फ्रेम में, किस कॉन्टेक्स्ट के। इस चीज़ को आप समझिएगा, जब हॉरिजॉन्टली खोदा जाता है तो बहुत प्लेन नहीं खोदा जाता, हो सकता है आड़ा तिरछा भी खोदा जाए, क्योंकि एक वो आपको पता लगाना पड़ता है। जब तक आपको एक लेवल तक चीज़ें मिल रही हैं एक कॉन्टेक्स्ट की, तब तक आप खोदेंगे, उसके बाद आप उसको एक लेयर मान के दूसरे लेयर पे आएंगे। सो ये जो स्ट्रैटिग्राफी थी वो जॉन मार्शल या उसके बाद जितने भी, उससे पहले भी जितने आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं एएसआई के डीजी बनते, वो लोग फॉलो नहीं करते थे। लेकिन ये चीज़ लैग देखी उस आदमी ने जिसकी यहाँ पे चर्चा करी जा रही है एंड उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को शुरू करवाया। तो इस आदमी का नाम क्या है? क्या ये जॉन मार्शल है, क्या अलेक्जेंडर कनिंघम है, क्या ये आर्यम व्हीलर है, या अर्नेस्ट मैके है? आपको अगेन इस पर्सनालिटी को पहचाना। सबसे पहले तो एएसआई के डीजी बनते 1944 में, यही बहुत बड़ा क्लू है। उसके बाद ये स्ट्रैटिग्राफी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्लू है। तो आपको पहचाने कि ये पर्सनालिटी किसकी है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। तो ये जो पर्सनालिटी है वो जॉन मार्शल की तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1944 तक वो इंडिया छोड़ के जा भी चुके थे। अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं 1861 में, तो इनको भी डिस्कार्ड कर दिया आप सीधे। ऑप्शन डिस्कार्ड करना सीखें। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, ये हमने पिछले स्लाइड्स में भी बताया कि ये बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन कभी एएसआई के डीजी नहीं बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ही बनते। एंड जो बस्ता कौन है अभी हमारे पास ऑप्शन, द व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर, REN व्हीलर, रॉबर्ट मॉर्टिमर व्हीलर। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका इंडियन आर्कियोलॉजी को एक्यूरेट बनाने में, क्योंकि इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करना बताया। कहा कि हॉरिजॉन्टली ही हमें खोदना है, तो यूनिफॉर्म नहीं खोदना,
हमें पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ तक एक फेज़ की चीज़ें मिल रही है। अगर उसके बाद की चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो उसको बंद कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद की चीज़ों को बाद में देखेंगे। सो ये जो आर.एम. व्हीलर थे, मॉर्टिमर व्हीलर थे, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थे इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी। एंड ये 1944 में एएसआई के डीजी बनते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है जब पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो ये चीज़ों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, म्यूजियम्स सेपरेट बनवाना एंड अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र करना, तक इसमें बहुत बड़ा रोल है। एंड इन्हीं की तो बुक थी माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ये पहले ब्रिगेडियर भी थे, तो आर्मी की जितनी भी डिसिप्लिन थी उसको उन्होंने फिर इसमें इंट्रोड्यूस भी करवाया जो एएसआई के जब डीजी बने थे। तो दैट वाज हिज पर्सनालिटी, दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इमेज दिया गया आपको बताने कि ये जो इमेज है वो किसकी है। नेम दिस टेराकोटा स्कल्पचर, इस टेराकोटा मूर्ति कला का नाम बताइए। क्या ये प्रिस्ट किंग की मूर्ति है, या डांसिंग गर्ल की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है, या मदर गॉडेस की है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी की भी नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। टेराकोटा मतलब चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, या मिट्टी से बना हुआ है स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द टेराकोटा स्ट्रक्चर। आपको बताने की किसकी ये मूर्ति है, तो ऑब्वियसली ये जो है मदर गॉडेस की यानी कि देवी माँ की मूर्ति है। नृत्य करती की हुई लड़की की जो मूर्ति थी वो तो ब्रोंज से बनाई गई थी एंड वो अलग टाइप की दिखती थी। तो रोहित राजा की भी मूर्ति थी लेकिन उसमें तो वो दाढ़ी थी उनके पास। एंड इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बहुत रेयरली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी देवी माँ यानी कि मदर गॉडेस। एंड उसके बाद आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन हमारा लेवल 2 का, वो भी अगेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है आपको। कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, 2 ट्रेड्स दिए गए कि ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। भारत में काम करने वाले वे पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। एंड ही अनाउंस्ड द वर्ल्ड अबाउट डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, की दुनिया को हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा इन्होंने की। आप सभी को होप कि इसका जवाब पता होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये, या दयाराम सहनी थे, या आर.एम. व्हीलर थे, या जॉन मार्शल थे। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, दोनों ही में देना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम हमने आपको पहले ही बताया कि वो पेशेवर पुरातत्वविद नहीं थे, हालांकि ट्रेसर जरूर थे लेकिन प्रोफेशनल नहीं थे, तो इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। दयाराम सहनी प्रोफेशनल जरूर थे बट ये घोषणा नहीं करते, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। आर.एम. व्हीलर भी अगेन पहले आर्मी में काम करते थे, तो ये कहाँ से पेशेवर पुरातत्वविद हो सकते हैं। फिर जो ऑप्शन हमारे पास बचता रहता है सर जॉन मार्शल, क्योंकि ये पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, इन्होंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई भी करी थी, ऑक्सफोर्ड थे। तो बाद में ये 1924 के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस भी करते हैं। 1922 में जब राघुलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में एक्सकेवेशन एविडेंसेस मिले, फिर हड़प्पा में जब दयाराम सहनी और उनकी टीम ने एक्सकेवेशन किया उससे जो एविडेंसेस मिले, इन दोनों को पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया से कनेक्शन बिठाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। देन एट लास्ट इन 1924 ही अनाउंस द वर्ल्ड अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, की हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है प्रोबेबली शायद मेसोपोटामिया से भी पुरानी थी एंड कंटेम्परेरी तो थी। मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, चाइनीज हो, सबसे कंटेम्परेरी थी एंड पुरानी भी हो सकती है इन सबसे। ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस मिल सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। पहली की वो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे पहले, इससे पहले जितने भी लोग थे वो आर्कियोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था बट दे वर नॉट प्रोफेशनल, उन्होंने इनकी पढ़ाई नहीं करी। ही वॉज प्रोफेशनल, इन्होंने पढ़ाई भी करी थी आर्कियोलॉजी की। नाउ ये हमारे सर जॉन मार्शल थे, तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो लेवल 3 को शुरू करते हैं 96वें क्वेश्चन से। 96 नंबर क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया हैज बीन फाउंड एंड एक्सकेवेटेड आफ्टर 1950, की भारत में जो अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स स्थल है वो 1950 के बाद पाए गए एंड खुदाई की करी गई। रीजन ये बताया जा रहा है कि आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स फेल टू पाकिस्तान। अगेन स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको इन दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना एंड पता करना है कि इन दोनों में से सत्यता किसकी है, दोनों सही है या कोई एक गलत है, कोई दूसरा सही है। सो पहले आपको वो करना है। देन कमिंग टू द ऑप्शंस, पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है एंड आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है। बी में दोनों सही है लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को यानी कि कारण जो है वो अभी कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सी कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, की दोनों ही गलत है एंड डी कह रहा है कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। सबसे पहले सत्यता की जांच, देन आगे चल के फिर हम देखेंगे कि उस सत्यता की जांच करने के बाद हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना एंड देन उसके बाद हम जस्टिफिकेशन पे आएंगे कि क्या रीजन जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स में अटेम्प्ट करके हमें बताना है। वीडियो पॉज करें, आराम से अटेम्प्ट करें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से वीडियो पॉज करें एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। रीड द स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली। मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया हैज बीन फाउंड एंड एक्सकवेटेड आफ्टर 1950। 1950 के बाद इनको खोजा गया है एंड एक्सकवेट करा गया। पहला स्टेटमेंट रीजन का एंड सॉरी असर्शन का, रीजन का स्टेटमेंट कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947, कि 1947 में पार्टीशन के बाद कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली साइट्स फेल इनटू पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान में चले गए, गिर गए नहीं, चले गए, मतलब वो दैट फेल इनटू पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे जो साइट्स थे वो पाकिस्तान में चले गए जब बंटवारा हुआ। तो अगेन अब सबसे पहले सत्यता की जांच करते हैं
कि ये बात एकदम सही है कि जो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो 1950 के बाद ही ज़्यादातर खोजे गए, चाहे वो बनावली हो, धोलावीरा हो, राखी गढ़ी हो, हमारे पास नागेश्वर हो, आप कहें तो लोथल हो, साड़ी कालीबंगन हो, ये सारी चीज़ें 1950 के बाद, आलमगीरपुर हो, ये सारी चीज़ें, रोपड़ हो, ये सारी चीज़ें 1950 के बाद ही खोजी गई। बहुत सारी चीज़ें तो 20वीं सेंचुरी में भी कुछ साइट्स खोजे गए हैं। एंड रीज़न इज़ लाइक, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर पहला असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है तो इस ऑप्शन को हमें कट कर देना, क्योंकि इसमें कहा गया कि दोनों ही गलत है, तो ये तो कट हो गया। इसके बाद देखना है रीज़न सही है नहीं, कि आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स फेल इनटू पाकिस्तान। ये भी सही है, क्योंकि तब तक जितनी भी साइट्स का एक्सकेवेशन हुआ था वो मोस्ट ऑफ द साइट्स वेर इन पाकिस्तान, चाहे वो चरहुदरों की बात करें, आवरी की बात करें, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, शुतकागे दौर की बात करें, कोटदीजी की बात करें, सारी ही जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में थी। गनवेरी वाला की बात करें तो ये जो साइट्स पाकिस्तान में थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये जो एज टू एंड आर एस फॉल्स वाला ऑप्शन है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर या तो बी होगा या ए होगा, सी और डी में से तो कोई हो नहीं सकता। अब हमें रीज़न को देखना है कि क्या रीज़न सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को देखें, एड पहले हमें बिकॉज लगा के, देयरफॉर लगा के, सो दैट लगा के सीखना है। फिर उसके बाद इस चीज़ की जांच करनी कि अगर रीज़न वाला स्टेटमेंट ना होता तो क्या असर्शन वाला स्टेटमेंट आता या नहीं आता। सबसे पहले बिकॉज लगाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड एंड एक्सकेवेटेड, खोजा गया और उसके बाद उसकी खुदाई करी गई आफ्टर 1950, क्योंकि पार्टीशन के बाद ज़्यादातर साइट्स पाकिस्तान में चले गए थे। रीज़न पे जो यहाँ पे असर्शन जो है वो रीज़न पे डिपेंडेंट दिख रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बहुत सारे साइट्स न गए होते तो 1950 के बाद जब चीज़ें स्टेबलाइज हुई, क्योंकि 1947 से 50 तक तो पार्टीशन का ही माहौल था, सरकार का गठन करना था, संविधान बनाना था। जब ये सारी चीज़ें हो गई 1950 तक आते आते इंडिया बिकेम द रिपब्लिक एंड खून खराब अभी रुक गया था बहुत हद तक। तो अब इन्होंने सोचा कि हमने जो काम अभी तक किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खुदाई करने का, रिसर्च करने का, वो अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड चूंकि मेजॉरिटी ऑफ साइट्स आर इन पाकिस्तान, तो हमें अब इंडिया में साइट्स है नहीं, पहले से उनको लोकेट करना पड़ेगा, पहले इनको खोजना पड़ेगा। खोजना इज अ डेलिबरेट एक्शन, ये कोई अचानक से नहीं खोज लिया जाता। तो इफ दिस डेलिबरेट एक्शन इज टेकन दैट मीन्स द रीजन वॉज देयर, कोई रीजन तो था। एंड रीजन क्या था कि अब हमारे पास कोई इंडस वाली साइट्स नहीं बची थी, तो हमें अपना साइट्स खोजना था कि इंडिया में कुछ है कि नहीं है, एंड अगर है तो उसको एक्सकेवेट करना था। तो आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 इट इज़ ट्रू कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजॉरिटी ऑफ साइट्स पाकिस्तान में चले गए। दैट इज़ वाई हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिया में अब फोकस करने लगी कि कैसे हम इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स है उनको खोजें एंड उनको एक्सकेवेट करें। तो बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, ये एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई तरीके से आप ऐसा ना समझे कि रीज़न सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में साइट्स ना जाती तो क्या ज़रूरत थी। अगर सोचे कि जितनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी अभी तक रिसर्च करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उन्होंने कितने साइट्स को खोजा, उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ साइट्स हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट चूँकि उनको पता था कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, एंड हमें अपनी हिस्ट्री को जानना है, एंड चीज़ें इतनी तल्ख हो चुकी है, रिश्ते इतने ज़्यादा टफ हो चुके हैं कि हम हमारे आर्कोलॉजिस्ट या हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान जाके पता नहीं लगा सकते। तो हमें अपने ही भूमि में देखना पड़ेगा कि कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स साइट्स मौजूद है या नहीं है। अगर है तो इनको खोजो, लोकेट करो एंड देन एक्सकेवेट करो। सो मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया हैज बीन फाउंड एंड एक्सकेवेटेड आफ्टर 1950 डेलिबरेटली, जानबूझ के। नाउ कमिंग टू द 97th नंबर क्वेश्चन, 97वां क्वेश्चन पे आते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम फेल्ड टू इंटरप्रेट आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा, कि अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा की कलाकृतियों को व्याख्या करने में विफल है। एंड रीजन इज कि ही बिलीव्ड दैट इंडियन हिस्ट्री हैड बिगन विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। रीजन एंड असर्शन दोनों को आपको पहले इंडिपेंडेंटली पढ़ना है एंड पता लगाना कि ये दोनों सही है या नहीं है। देन हम लोग आएंगे ऑप्शन वाले पार्ट पे कि या ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है या देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एक को सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा रीजन, या नहीं कर रहा, या आर सही है ए गलत है, या ए सही है आर गलत है। सो दैट इज द ऑप्शंस वी हैव। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देखना, देन द अप्रोच, की स्टेटमेंट देखा, देन ऑथेंटिसिटी की जांच की कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों सही है तो ऑप्शन इन दोनों में से कुछ होगा, अगर दोनों में से कोई गलत है तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो इस सेशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो होप कि आपने इस सवाल का भी जो अटेम्प्ट है वो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में करा होगा। हेयर वी हैव, पहला जो स्टेटमेंट है उसको पहले सत्यता की जांच करते हैं, इन दोनों चीज़ों का भुला दें, हमारे पास कोई असर्शन कोई रीज़न नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम फेल्ड टू इंटरप्रेट द आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा, ये चीज़ एकदम सही है कि वो हड़प्पा की कलाकृतियों को इंटरप्रेट करने में विफल है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि उनके पास एविडेंसेस नहीं है, एविडेंसेस तो आए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो
ए इज फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये हम ऑप्शन सी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देन जो हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। ही बिलीव्ड दैट इंडियन हिस्ट्री हैड बिगन विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, कब बनाया गया पहले शहर गंगाटिक वैली, गंगेटिक प्लेस के अराउंड, गंगा वैली के अराउंड? तो 600 BC के बाद, जब महाजनपद राइज करते हैं। पाटलिपुत्रा को बनाया जाता है, काशी बसाया जाएगा, कौशल में बहुत सारे शहरों को बसाया जाएगा, तो अंग में बहुत सारे शहरों को बसाया जाएगा। तो ये जो नए नए शहरों का निर्माण है जब गंगा वैली में करना शुरू हुआ वो 600 BC से हुआ, एंड ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है। तो यही इसी चीज़ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते थे इसी थ्योरी पे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है प्रोबेबली वो महाजनपद की हिस्ट्री से शुरू हुई है, 600 BC से शुरू हुई है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन डी है वो भी हमें डिस्कार्ड करना है, या तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होने वाला है या ऑप्शन ए होने वाला है। नाउ अब लॉजिक देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम क्यों फेल करते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो गंगा वैली के अराउंड शुरू हुई है, ऐसे इसलिए। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन आप लॉजिक बिठाएं कि गंगा वैली के अराउंड अगर पहले शहरों का निर्माण हो रहा है, इस बात पे ये अलेक्जेंडर कनिंघम बिलीव करते हैं, तो इससे हड़प्पा की कलाकृतियों को सही तरीके से व्याख्या नहीं करना कैसे जुड़ा हुआ है? तो हड़प्पा की जो कलाकृतियाँ हैं वो जब इनके पास आती है तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं, इसका जो जिक्र है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में खोजेंगे या महाजनपद के टेक्स्ट में खोजेंगे, जो भी चीज़ें वहाँ पे दर्ज हैं, एंड वहाँ पे इनको कुछ मिला भी नहीं। जो बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे वो तो हड़प्पा गए भी नहीं थे, मुल्तान गए भी नहीं थे, वो तो आते थे नालंदा जाते थे या तक्षशिला जाते थे, तो उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं करा हड़प्पा का या मोहनजोदड़ो का या मुल्तान का। को लगा कि ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास कुछ मिडावल या मॉडर्न एरा से रिलेटेड चीज़ है, शायद अर्थक्वेक वगैरह आया होगा एंड उसमें ये चीज़ें दब गई होंगी, तो अभी वहाँ के लोकलाइट्स को मिल रही हैं। So he was seeing the artifacts with the specs of early historic period, कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के चश्मे से वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ों को पड़ताल कर रहे थे। तो यहीं पे अलेक्जेंडर कनिंघम गलती कर जाते हैं, बिकॉज ही बिलीव दैट द इंडियन हिस्ट्री हैड बिगेन विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, कि गंगा वैली में जब पहले शहर, गंगा वैली में जब शहरों का निर्माण शुरू होता वहीं से हिस्ट्री की शुरुआत हुई हिस्ट्री की। तो उनको तो कभी अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि गंगाटिक वैली में तो न तो हड़प्पा पड़ता नहीं मोहनजोदड़ो पड़ता, एंड मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जिक्र न तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में कहीं दिया हुआ है, नहीं अशोका के इंस्क्रिप्शन में कहीं दिया हुआ है। तो ये सारे बहुत उनके लिए लेस रेलेवेंट थे, एंड दैट्स व्हाई ही फेल्ड टू इंटरप्रेट द आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा। इनके लिए ये चीज़ कंसीव करना, मानना ही बहुत मुश्किल था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है उससे 3000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, उससे 3000 साल 4000 साल पहले ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो ये चीज़ इनके लिए ही नहीं बल्कि बाकी उस ज़माने के बहुत सारे हिस्टोरियंस, उनके लिए माननी बहुत मुश्किल थी। बाकी आगे चल के फिर इस मिथ को तोड़ा जाता है, and ultimately in 1924 Sir John Marshall announced that we have discovered a new civilization in India, जो कि बहुत पुरानी है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से भी 2000-3000 साल पुरानी है, हो सकता है मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी हो, कंटेम्परेरी तो है ही, उनसे भी पुरानी हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, कि रीज़न जो है वो असर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा। अगर वो ऐसा नहीं मानते कि गंगा वैली से ही पहले शहरों के निर्माण के साथ इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, तो कैसे वो फेल करते अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा की चीज़ों को इंटरप्रेट करने में? क्योंकि पहले ही उनका प्रेजुडिस था कि गंगेटिक वैली से ही इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई है, तो गंगेटिक वैली में तो न तो हड़प्पा आता नहीं मोहनजोदड़ो आता, वो तो इंडस वैली में आता, तो इंडस वैली के बारे में न तो उनको कुछ क्लू था, न ही वो मानने को तैयार थे। दैट इज़ वाई ही फेल्ड टू इंटरप्रेट द आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पा, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण था कि अलेक्जेंडर कनिंघम जैसा शार्प दिमाग इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ों को फिगर आउट करने में विफल रहते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं। आओ अब आगे आते हैं 98वें क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैच करना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, इनको आपको मिलाना है कि करेक्ट मैचेस के साथ। तो एक तरफ रुद्र है, दूसरी तरफ अग्निवेद यानी कि फायर अल्टर है, एक तरफ आइडिया मिलर है, दूसरी तरफ ऋग्वेदिक गॉड है, फिर लोथल है, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉय एंड फॉलोड स्ट्रेटिग्राफी यानी कि स्ट्रेटिग्राफी का पालन किया। इन चारों ऑप्शंस को सही मैचेस के साथ मिलाना है, चारों ही मैचेस को मिलाना है आपको सही से। यहाँ पे इन चारों मैचेस के करेक्ट मैचेस के 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने। द 4 ऑप्शंस आर, ए में है कि ए जो स्टेटमेंट है, ए जो मैच है उसका पहले से लगना चाहिए, बी जो मैच है उसका 3 से, सी 2, डी 4। आप सारे ही ऑप्शंस को देखें एंड जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। बहुत तफसील से चारों ही चीज़ों को एनालाइज करके देन ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है। तो फिर इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलाना है एंड फिर जो मिलान हमने यहाँ बनाया उसको हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रिक आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको सारे ही चीज़ों को मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 या 2 चीज़ को मिला लेंगे ना तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को तभी आपको पता चलेगा। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ आगे बढ़ते देखते हैं पहले या दूसरे मैचेस को मिलाने के साथ ही हमारा आंसर उजागर हो जाता है कि आंसर क्या होने वाला है। पहला मैच क्या है, रुद्र। रुद्र में से किन से रिलेटेड है? फायर अल्टर अग्निवेदी से भी नहीं, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी से भी नहीं, रुद्र ने कोई स्ट्रेटिग्राफी का भी पालन नहीं किया। लेकिन रुद्र जो है वो ऋग्वेद में गॉड के रूप में माने जरूर जाते थे। रुद्र का हमने वैसे तो देखा है ना ऋग्वेदिक गॉड के रूप में,
तो रुद्र का जो सही मैच है वो 2 से होगा, यानी कि ए जो है वो उसका सही मैच 2 होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में ए का सही मैच 1 बता रहा, तो ये ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया। एंड डी में भी 1 बता रहा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। एंड बी और सी में ए का सही मैच 2 बता रहा, तो या तो आंसर हमारा बी होगा या सही सी होगा। पहला मैच दूसरा मैच में मिलाते हैं। आरडीएम व्हीलर, व्हीलर किसके लिए माने जाते थे? ऋग्वेदिक गॉड वाला ऑप्शन तो पहले ही क्लोज हो चुका। अग्निवेदी के लिए तो माने नहीं जाते थे कि वो बैठ के वहाँ पर यज्ञ करेंगे, एंड उन्होंने इस किताब को भी नहीं लिखा था, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो किसके लिए जाने जाते थे कि उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में या उस जमाने में जो एएसआई थी उसमें स्ट्रैटिग्राफी को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा कि हम लोग अब जब एक्सकेवेट करेंगे तो स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करेंगे, सीधे हॉरिजॉन्टली जो यूनिफॉर्म हम लोग करते हैं एक्सकेवेशन उसको बंद करेंगे। तो आरडीएम व्हीलर यानी कि बी का जो करेक्ट मैच होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से बी और सी में से आप देखिए जो बी है, स्मॉल बी है, उसका करेक्ट मैच क्या दिया? चौथा एंड तीसरा तो है नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीनों जब गलत हो गए तो बचा क्या? दूसरा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी का जो करेक्ट मैच है चौथा दिया होगा। अब हमें सी को या डी को मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत आसान होता तो ऐसा होता कि ए में ना एक तरफ 1 2 3 4 दिया होता, या 1 2 1 2 दिया होता, 1 2 3 1 दिया होता। इसमें एक में ही 2 होता, यहाँ पे 2 में 2 थे, इसीलिए तो बी सी में हम कंफ्यूज थे। अगर पहले मिलान को मिलाने से ही क्लियर हो जाता कि खाली एक में 2 है तो हम लोग उसको टिक मार देते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सी में यहाँ 2 की जगह 3 होता, 1 3 1 2, तो हमें आसानी से पता चल जाता कि चूंकि बी में ही केवल 2 दिया हुआ है तो ऑप्शन बी ही सही होने वाला है। बाकी आगे जिसे जो भी हो, अगर एक सही है तो बाकी भी सही होगा ही होगा। तो दैट इज अ सिनेरियो। उसके बाद वैसे मिला लेते हैं। लोथल में फायर अल्टर मिला, तो द करेक्ट आंसर, करेक्ट मिलान विल भी, करेक्ट मैच विल भी सी का 1। तो ऑप्शन बी में अगर देखें तो सी का 1 ये भी सही है। देन एस एन रॉय आर्कियोलॉजी यानी कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नाम की बुक लिखते हैं, तो इनका जो मैच होना चाहिए डी का 3 के साथ होना चाहिए। तो इस बी ऑप्शन में अगर देखें तो एकदम सही सबसे करेक्ट मैचेस इस ऑप्शन में लगे हैं, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे आप मैचेस द फॉलोइंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सबको मिलाने की जरूरत नहीं है, एक को मिला फिर मिला, ऑप्शंस में देखें किन किन ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते। जैसे एक को मिलाना था 2 के साथ, तो ए चूंकि 2 के साथ मिलेगा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे 2 नहीं होते, यहाँ पे 2 एंड सी में 3 होता तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते, तो हमारा करेक्ट आंसर बचता यही। एंड चूंकि एक में एक के साथ 2 मिला हुआ है तो बाकी सारी चीज़ें भी तो सही होगी ना, ऐसा थोड़ी कि 3 मिलान सही है एक गलत हो सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ऐसे करके हम लोग बिना अलग मिलान को मैच किए भी एक ही जो है 2 मिलान को मैच करके पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द सिनेरियो। अब आगे बढ़ते हैं मैप के क्वेश्चन को। 99वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जगह है, आपको बताने की ये जो ए नाम से चिन्हित जगह है ये कौन सी जगह है? क्या ये धोलावीरा है, क्या ये बनावली है, क्या ये चनहुद्र, क्या ये कालीबंगन है? अगेन ट्रिक क्या बताया था हमने कि मैप में कम से कम इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े जितने भी स्टेट्स आपको पता करने की कौन कौन से स्टेट किस इलाके में हैं। जैसा ये यूपी में है, ये एमपी में है, ये गुजरात है, ये राजस्थान पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हमारा हिमाचल हो जाता है, ये उत्तराखंड हो जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है। धोलावीरा, बनावली, चनहुद्र, कालीबंगन, कौन सा ये साइट है, कौन सा इंडस वाली साइट है। हिंट हमने दे दिया कि आपने अगर स्टेट्स का पता लगा लिया कि ये जो ए मार्क प्लेस है वो किस स्टेट है, आधा सवाल तो आप तभी सॉल्व कर जाते हैं, बाकी आपकी प्रोबेबिलिटी काम आएगी। तो होप कि आपने इसका भी जवाब दिया होगा। अब अगेन एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। ये जो ए नाम का प्लेस है, ए मार्क प्लेस है, ये पड़ता हमारा राजस्थान में, जैसे राजस्थान। तो हमें किसी ऐसे जगह को चुनना पड़ेगा जो कि राजस्थान में है, या उन जगह को हटाना पड़ेगा जो कि राजस्थान में नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा इज इन गुजरात, तो ये डिस्कार्ड हो गया। हमें ऐसे ऑप्शंस को चुनना है और ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो राजस्थान में है, एंड ऐसे ऑप्शंस को हटाना है जो कि राजस्थान में नहीं है, जो कि किसी और स्टेट्स में, लाइक बनावली की बात करें। एंड आपको इसीलिए जब मैं किसी साइट के बारे में बताता हूँ तो मैं वहाँ पे ये भी क्लियर करता हूँ कि किस स्टेट में पड़ता है, क्योंकि मैप में जब ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने, आपको तो पता है कि राजस्थान में मान लीजिए 1 या 2 साइट है, आपको पता है कि गुजरात में धोलावीरा पड़ता है, लोथल पड़ता है, लेकिन ये नहीं पता ना कि कहाँ क्या है। तो हो सकता है कि ऑप्शंस में ऐसे प्लेसेस दिए हो जिनमें हरियाणा की जगह हो, या राजस्थान की जगह हो, या पंजाब की जगह हो, तब तो आसानी से आप फिल्टर आउट करके धोलावीरा, लोथल या नागेश्वर को अपना आंसर चुन सकते हैं। तो आपको ये भी पता रहना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या सही है तो एज टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू आपको ये पता रहना जरूरी है कि क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे धोलावीरा है, धोलावीरा इज इन गुजरात, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देना। अगेन कमिंग टू बनावली, बनावली हमारा हरियाणा पड़ता है, एंड ये जो प्लेस है ये हमारा राजस्थान में, तो बनावली भी डिस्कार्ड हो जाएगा। चनहुद्र इज नॉट इन इंडिया, ये पाकिस्तान में है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देना। बसता क्या है? कालीबंगन, तो ऑब्वियसली कालीबंगन इज इन राजस्थान, एंड ये पड़ता कहाँ है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे। सो कालीबंगन विल बी द प्लेस दैट इज मार्क्ड विद द साइन ए, मार्क विद द पॉइंट ए। एंड कालीबंगन के बारे में अभी भी पढ़ा कि वहाँ पे अग्निवेदियाँ पाई गई थी, फायर अल्टर पाए गए थे, और वहाँ पे प्लो फील्ड भी पाए गए थे, यानी कि जो फरोड फील्ड है, जैसे मैं पता चला कि खेती शायद वो
मल्टी क्रॉप्स भी उगाते होंगे एंड हलों से खेती करते होंगे, तो उसके भी निशानों में पाए गए। तो द करेक्ट आंसर विल बी कालीबंगन की किस सिंधु घाटी स्थल को ए से चिन्हित करा गया है, तो कालीबंगन को यहाँ पे ए से चिन्हित करा गया है। नाउ अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, 100वें क्वेश्चन पे। इसमें भी अगेन एक मैप का क्वेश्चन है एंड चूंकि हम लोग इस चैप्टर को अब एंड करने जा रहे हैं तो लेट्स अटेम्प्ट एज मच मैप एज इट इज पॉसिबल। सो द यहाँ पे भी एक ए मार्क से एक प्लेस यहाँ पे चिन्हित करा गया है। आपको बताना है कि ये प्लेस कौन सा इंडस वैली साइट को डिनोट करता है। क्या ये बनावली है, क्या ये राखीगढ़ी है, क्या ये रोपर है, क्या ये आलमगीरपुर है। सो आपको अगेन बहुत ही आराम से, बहुत ही तफसील से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्या ये बनावली है, क्या राखीगढ़ी है, क्या रोपर है या आलमगीरपुर है। अगेन वही अप्रोच रखनी है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो प्लेस ए है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, देन आपको अपने आंसर को सेलेक्ट करना है। सो होप कि आपने सही आंसर को चुन लिया होगा एंड कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स में इसका जवाब दे दिया होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं स्टेट्स डिफाइन करने के साथ। तो ये जो स्टेट है ये हमारा हरियाणा है, इसके ऊपर पंजाब पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है, यहाँ पे हमारे यूपी पड़ता है एंड ये हमारा गुजरात है। तो जो पहला साइट है बनावली, ये हमारा हरियाणा में पड़ता है, हमने अगेन बहुत बार बताया, तो बनावली कैन बी द आंसर। इसके बाद राखीगढ़ी भी हमारा हरियाणा में पड़ता है, ये भी एक सही आंसर हो सकता। देन रोपर इज नॉट इन हरियाणा, ये पंजाब में पड़ता। हमने इससे रिलेटेड भी एक मैप का क्वेश्चन देखा था। रोपर, इसे रूपनगर भी कहते हैं, वो पंजाब में पड़ता है, तो रोपर इज नॉट एन आंसर, तो इसको डिस्कार्ड कर दे। आलमगीरपुर हमारे यूपी में पड़ता है, इस इलाके में, वेस्टर्न यूपी में, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। तो ईदर बनावली विल बी द आंसर और राखीगढ़ी विल बी द आंसर। यहाँ पे 50-50 है, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जिस स्टेट में ये ट्रिक आपको बता देते हैं, जैसे कालीबंगन राजस्थान में कोई 1-2 साइड के अलावा कालीबंगन ही फेमस है, लेकिन गुजरात में जैसे 3 साइड बहुत फेमस है, नागेश्वर हो गया, फिर हमारे पास लोथल हो गया एंड धोलावेरा हो गया। तो जिस स्टेट में ज़्यादा साइट्स है, 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स है, उनमें आपको हर एक साइट का लोकेशन पता रखना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप बनावली या राखीगढ़ी के लोकेशन को नहीं जानते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये जो लोकेशन है ये एकदम बॉर्डर पे पड़ रही है हरियाणा एंड पंजाब के, एंड दिस इज राखीगढ़ी, ये हमारा राखीगढ़ी है, ये बनावली नहीं है। बनावली कहीं और पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है। लेकिन तो जहाँ जिस भी स्टेट में 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स है उनमें आपका ये काम है। बाकी तो आप लोग ऐसे कालीबंगन में आपने देखा कि भाई 3 साइट्स थे, तो उसको हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया कि वो राजस्थान में नहीं लोकेटेड है, तो लास्ट ऑप्शन कालीबंगन ही बचेगा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 1 से ज़्यादा साइट्स, 2 या 2 से भी ज़्यादा साइट्स है, लाइक गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइट्स है ये कहाँ पड़ते हैं, ये आपको पता रखना पड़ेगा। जैसे लोथल को आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा टिप पे पड़ता है, गल्फ ऑफ कैम्बाद के, यहाँ नागेश्वर पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ के टिप पे। फिर धोलावेरा हमारा कोस्टल एक्सेस नहीं है तो कहीं बीच में पड़ेगा, तो जो भी हमारे पास बीच में स्टेट आएगा, बीच में जगह आएगा, बीच में प्लेस आएगा गुजरात में, वो धोलावेरा हो सकता है। लेकिन ऐसे ही आपको बनावली एंड राखीगढ़ी का भी पता करना पड़ेगा। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी राखीगढ़ी, बनावली नहीं है हमारा आंसर। एंड वाई राखीगढ़ी इज फेमस, क्योंकि राखीगढ़ी एंड बनावली दोनों ही बहुत रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट है। राखीगढ़ी ज़्यादा रिसेंटली डिस्कवर्ड है एंड खासियत ये है कि राखीगढ़ी में जितने भी एक्सकवेशंस हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोबेबली ये लार्जेस्ट हड़प्पा साइट बन सकता है इन फ्यूचर। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, अभी भी एक्सकवेशन जारी है। कोरोना के समय में बहुत दबा के एक्सकवेशन हुए रोपर और राखीगढ़ी। होप कि आपके सामने 5 सालों में या 10 सालों में बहुत अच्छे खास एविडेंसेस सामने आएंगे एंड ये सिलेबस भी शायद चेंज हो सकता है इस किताब का। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। हमने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको हमने अटेम्प्ट किया। डिस्कवरी ऑफ सलाइशन में हमने शुरुआत करी अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ, फिर स्ट्रेटिग्राफी के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर ये देखा कि कैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, रिकवर का प्रोसेस आता है, फिर कैटेगराइज करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी चीज़ों को डिस्कवर करके फिर उसको इंटरप्रेट करने में, फिर साइट्स को लोकेट किया, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा, इमेजेस को आइडेंटिफाई करा। आई होप कि सारी चीज़ें एज अ ब्लेड लर्नर हमने आपको कवर करवा दिया है एंड अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए जो PDF है, ये जो पूरी की पूरी 100 क्वेश्चंस की PDF है, वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिनों बाद। एंड आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस वीडियोस को बहुत बार रिवाइज करें, क्योंकि द ओनली वे यू कैन रिटेन द थिंग्स इज़ बाय रिवाइजिंग। ऐसा कोई मंत्र या कोई जड़ी बूटी नहीं आती कि आपने एक बार देख लिया या पढ़ लिया तो आपके जहन में वो हमेशा ही रहेगा। तो आपको चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड यू शुड रिवाइज द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, 11th की भी हिस्ट्री आने वाली है, 12th के सोशियोलॉजी के भी हमारे पास वो पाइपलाइन में तैयार है, लेक्चर्स हैं, MCQs, फिर 12th इकोनॉमिक्स भी वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। यू जस्ट हैव टू वॉच द लेक्चर्स एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। Thank you for your patience. Have a great day. And if you have liked the content, then please press the like button and do share it with your friends if you find the content likable. And उसके बाद अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में एंड आप ही के लिए बनाया जा रहा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप इतने देर तक पेशेंटली MCQs को अटेम्प्ट करते आए हैं। दैट मीन्स यू हैव लाइक द कंटेंट, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट